आप भी उन स्टूडेंट जैसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल चिल माहौल में रहते हैं। वो हमेशा की तरह चिल करते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं, चिल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं होती क्योंकि उन्हें पता होता है यूट्यूब पे ऐसी अनलिमिटेड वीडियोज़ है जहाँ हम लोग एक रात पहले भी देख लेंगे ना तो हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन उन माँओं का क्या, जिन माँओं ने आपके बारे में इतने इतने बड़े ख्वाब देखे होते हैं और हमेशा की तरह बोलती रहती है, पढ़ ले बेटा, कुछ तो पढ़ ले, हमारा नाम रोशन कर दे, एटलीस्ट तेरी इतनी इतनी बड़ी तारीफ़ें करके आए हुए हैं, उनका ही मान रख ले। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे खानदान के सामने अंदर आप भी बैठे होते हैं और बोल रही होती हैं कि भाई मेरा बेटा ये पढ़ रहा है, मेरी बेटी ये पढ़ रही है, CS कर रही है, IT कर रही है, BBA कर रही है, BS कर रही है, जिसकी पाकिस्तान में तो कोई जबकि पाकिस्तान में तो कोई इतनी ख़ास अहमियत है नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में बहुत अहमियत समझी जाती है। और ये भी कह रही होती हैं कि मेरे बेटे के अंदर ये तारीफ़ है, वो मतलब इतना कुछ बोल रही होती हैं कि वो हमें खुद भी नहीं पता होता कि क्या ये सारी एबिलिटीज़ हमारे अंदर जिस तरह ख़ानदान वाले शॉक्ड हो रहे होते हैं, हम लोग भी साथ शॉक्ड हो रहे होते हैं कि भाई वाक़ई में मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं। हालाँकि फिर घर जाकर उसकी वो हालत होती है ना कि आप पूछिए भी मत, क्योंकि मैं भी उन स्टूडेंट जैसी हूँ। अगर आप लोग उस चीज़ को ढूँढ रहे हैं कि आपको एक रात पहले ही सारी प्रिपरेशन करवा दी जाए, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। सो विदाउट एनी मोर इंटरप्शन अपने चैनल को, अपने वीडियोज़ को करते हैं स्टार्ट। विचुअल सिस्टम एंड सर्विसेज, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको ये आने चाहिए तो आपका पेपर हल हो जाएगा, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वो सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, करना आपने खुद है। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द विजुअलाइजेशन इन कंप्यूटिंग। अब ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरह से आ सकता है। डिफाइन द विजुअलाइजेशन, और इसके अलावा आपको हाइपरवाइजर का पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी मतलब कई तरीके आते हैं जहाँ पर विजुअलाइजेशन का वर्ड यूज़ होगा, उसमें आपने ये वाले जो है इसको सॉल्व करना है। विजुअलाइजेशन क्या होती है, आपको पता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे जितना भी फिजिकल सिस्टम होता है उसको क्या करता है कि उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप पे तो सिर्फ एक ही हार्डवेयर होता है ना, तो वो क्या करता है, यानी कि आपका जो फिजिकल सिस्टम होता है वो तो एक ही है ना। अब उस फिजिकल सिस्टम के ऊपर जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, मल्टीपल एप्स रन करते हैं जो फिजिकल सिस्टम पे पॉसिबल नहीं होते, उसको वर्चुअली करता है, वो सारा सिस्टम आपका वर्चुअलाइजेशन का होता है। ठीक है, आपके पास एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर होता है, लेकिन इस सिंगल फिजिकल हार्डवेयर के होते हुए जब आपके ऊपर इस सिंगल हार्डवेयर के ऊपर जब वर्चुअली मल्टीपल मशीन्स क्रिएट की जाती हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है, वो आपका वर्चुअलाइजेशन होता है। इसके अलावा इस चीज़ को जो एनेबल करता है, इस प्रोसेस को पॉसिबल जो बनाता है कि जो इन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका हाइपरवाइजर होता है। अब ये डायग्राम जो है ये एक ऐसी डायग्राम है कि आप विजुअलाइजेशन के हर कॉन्सेप्ट के अंदर यही डायग्राम यूज़ करेंगे। अगर आपको विजुअलाइजेशन का, VM का, कोई भी हाइपरवाइजर हो, किसी का भी आर्किटेक्चर बनाने को बोलते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाने को बोलते हैं, या आपको कंपोनेंट्स के बारे में बोलते हैं, देन आप लोग जो है सिर्फ इस डायग्राम को यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपके पास हार्डवेयर होता है, आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि अभी आपके लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद हाइपरवाइजर होता है। हाइपरवाइजर क्या होता है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर लेयर होती है जो कि आपकी ये जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों के दरम्यान में एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, ये आपका हाइपरवाइजर होता है। और आपके जितने भी हार्डवेयर के फिजिकल सिस्टम के जो CPUs हैं, रैम है, स्टोरेज है, इन सब को वो मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वर्चुअलाइजेशन सिस्टम होते हैं, उनमें जो है इनको कन्वर्ट करता है, उनको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी एज अ कम्युनिकेशन के तौर पर भी हाइपरवाइजर का ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो आपका हाइपरवाइजर है ना, इसकी दो टाइप हैं। एक है टाइप 1 जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, एक है आपकी टाइप 2 जो कि होस्टेड होती है। अब जो होस्टेड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है।
हम जो अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर अपने प्रैक्टिकल के लिए, अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए, अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए जो यूज़ करेंगे हाइपरवाइज़र, हम लोग होस्टेड हाइपरवाइज़र यानी टाइप 2 का यूज़ करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप 1 bare metal एंड टाइप 2 होस्टेड, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताएं। या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र की टाइप्स होती हैं, इनको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के लिए आपको टाइप 1 के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी टाइप होती है जो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। अब ये जो होती है ये बिल्कुल जैसे अभी मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा होगा जैसे ये इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लेकिन इसके लिए भी आपके पास वर्चुअलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट वर्चुअलाइजेशन आप इन दोनों टाइप का यूज़ नहीं कर सकते। और इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करती है विच इज़ द हाइपरवाइज़र, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे फर्म लेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ब्रिज होता है जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन दोनों के दरमियान में एक्ट लाइक अ ब्रिज, ओके। अब जो पैरामीटर होते हैं इनकी जो एग्जांपल आती है उनमें आप VMware ES Exile यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V है, Xen है एंड KVM होता है यानी कर्नल बेस्ड जो वर्चुअल मशीन होती है। अब आपको एक और बात बता दूं कि जो टाइप 1 है ना पैरामीटर, ये कभी भी आम डेस्कटॉप लैपटॉप पे यूज़ नहीं होती है। क्योंकि आप लैपटॉप के सिस्टम के ऊपर या आप जो आप होस्टेड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप लैब काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप होस्टेड का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैरामीटर टाइप है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एंटरप्राइज लेवल पर होती हैं, उनके लिए हम लोग जो टाइप यूज़ करती है वो आपकी पैरामीटर टाइप होती है। अब आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि जो आपकी होस्टेड है और जो पैरामीटर है इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस यही होता है कि आपकी जो पैरामीटर होती है ना वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होती है, लेकिन जो होस्टेड होती है वो आपके हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होती, बल्कि ये आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होती है। यानी इसको अलग से नहीं करना पड़ता, जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके ऊपर आप लोग यूज़ करते हैं। अब इनमें हमारे पास जो होती है हम देख लेते हैं कौन कौन सी एग्जांपल आती है। अब जो होस्टेड है इसमें हमारे पास VMware वर्कस्टेशन आ जाता है। ऑब्वियसली हमने इसका यूज़ भी किया हुआ है अपने उबंटू के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने उबंटू का सेटअप किया था, उसके ऊपर हमने अपने कोड रन करके देखे थे, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैब वाली है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। उसके बाद ओरेकल वर्चुअल बॉक्स देखा हम लोगों ने, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है एंड पैरेलल डेस्कटॉप होते हैं, इन सब का यूज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इस पर प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। अब इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू पैरामीटर स्लो होती है, क्योंकि पैरामीटर जो कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे होता है तो उस पर ही सारा काम हो रहा होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली फास्ट ही होगी ना। लेकिन जो होस्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू द आपका जो टाइप 1 होती है इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है और ये उससे थोड़ा सिक्योर कम होता है, ठीक है, वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम टाइप 1 की डायग्राम देखें तो बिल्कुल वैसे ही होता है, आपका हार्डवेयर है, हाइपरवाइज़र है, देन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये नहीं कि हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल रहे हैं कि ये हमारा होस्ट ही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो आपका पैरामीटर होता है वो भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और जो टाइप 2 वाला होता है वो भी आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। सिर्फ इतना सा फर्क ये है कि वो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है, जबकि ये जो वाला है, ये जो होस्टेड वाला है, ये एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं वो आपके होस्टेड होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ द हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है इसका मतलब होता है कि फिजिकल हार्डवेयर को जब आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक ही हार्डवेयर होता है आपका, फिजिकल हार्डवेयर होता है, उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपकी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, ठीक है। और हर वर्चुअल मशीन जो होती है ना वो ऐसे रन हो रही होती है कि उसको लग रहा होता है कि भाई ये मेरा खुद का ही हार्डवेयर है, यानी हर एक को ऐसे लग रहा होता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने ही रिसोर्सेज का यूज़ करके रन हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये सारी वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो एक ही फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर रन हो रही होती है। अब जो हाइपरवाइज़र इसके दरमियान में क्या काम करता है कि जो भी CPU
सीपीयूज़ आते हैं, रैम्स आते हैं, डिस्क आते हैं, उन सबको वो डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, आप देखिए ये आपका जो है फिजिकल हार्डवेयर है, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है वो वर्चुअल मशीन्स बन गई हैं। आप हाइपरवाइजर ने क्या किया, इस फिजिकल के जितने भी रिसोर्सेज थे, लाइक सीपीयू थी, रैम थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, उसने सबको इक्वली डिवाइड कर दिए। अब इस वीएम को लग रहा है कि भाई ये मेरा अपना सिस्टम ही है, इसको लग रहा है नहीं तुम्हारा नहीं, ये मेरा ही है, इसको लग रहा है कि ये मेरा है, लेकिन हालांकि क्या होता है कि सारे एक ही फिजिकल सिस्टम के ऊपर ही डिवाइड हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है। अब इसकी भी हमारे पास टाइप आती है और इसकी टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन एंड हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपसे पूछे जाते हैं विच इज़ द फुल वाली एंड आपकी जो पैरा वाली होती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फुल वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो ये जो फुल वर्चुअलाइजेशन होता है, इसका मतलब फुली आपके हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रही होती है, ठीक है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बगैर किसी भी मॉडिफिकेशन के रन हो रहे होते हैं, उनमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। यानी हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को रियल फिजिकल मशीन कंसिडर कर रही होती है, क्योंकि वो आपके फुल हार्डवेयर को, पूरे के पूरे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहे होते हैं, इसलिए उसका नाम फुल वर्चुअलाइजेशन रखा होता है। इसके अंदर आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी भी है एंड VMware ESXi भी है, जो एंटरप्राइज लेवल पर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर पैरा की बात करते हैं तो पैरा वर्चुअलाइजेशन और फुल में यही डिफरेंस होता है कि पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपको आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। मॉडिफिकेशन कैसे करनी होती है कि आप उनको स्पेशली अलग से CPUs, रैम वगैरह सब कुछ असाइन कर रहे होते हैं, लेकिन फुल में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली बगैर किसी मॉडिफिकेशन के खुद ही सब कुछ जो है वो ले रहा होता है। तो इसी तरह जो हाइपरवाइजर होता है पैरा वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि हमें हाइपरवाइजर जो होता है वो हमारे हार्डवेयर और जो हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हम लोग को हाइपरवाइजर को बताते हैं, देन हाइपरवाइजर जो होता है जाके अपने हमारे हार्डवेयर को बताता है। लेकिन फुल में क्या होता है, जैसे अगर पैरा में अगर मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ तो पैरा वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका हाइपरवाइजर है और ये आपका जो है हार्डवेयर सिस्टम। अब ये जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसने आपके हाइपरवाइजर को बोला कि मुझे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे CPU चाहिए, मुझे रैम चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने जाकर इसे कम्युनिकेशन करने के बाद इसने हार्डवेयर को बोला कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। हार्डवेयर ने भी इसको ही रिस्पॉन्स दिया, ये नहीं कि हार्डवेयर ने डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्स दिया, हार्डवेयर ने भी रिसोर्सेज हाइपरवाइजर को दिए, देन हाइपरवाइजर से यू नो व्हाट कि मॉडिफिकेशन हुई ना, ठीक है। लेकिन जो फुल वर्चुअलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से, उनको हाइपरवाइजर से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो चाहिए होता है वो इस हार्डवेयर से ले रहे होते हैं। ओब्वियसली हमारे जो वर्चुअल बॉक्स होते हैं उनके अंदर भी हमने एक बार सेटिंग करनी होती है, उस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें भी नहीं पता होता कि हम कितने, आप जहाँ पर आपने अपना हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया होता है, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया होता है, आप देख रहे होते हैं कि उसका जो स्टोरेज लेवल है वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फुल वर्चुअलाइजेशन होता है और ये हमारा पैरा वर्चुअलाइजेशन होता है। इसके अलावा पैरा वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल अगर देखते हैं तो ये ज़ेन, ठीक है, यूज़ करता है और KVM जो है इसका यूज़ करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर लेयर्स का यूज़ करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिपेंडेंटली रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की लेयर होती है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो सॉफ्टवेयर लेयर होती है ना वो भी आपका हाइपरवाइजर ही होता है, क्योंकि हाइपरवाइजर भी तो सॉफ्टवेयर है ना। तो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड डिफरेंट किस्म की जो आपके विंडो सिस्टम होते हैं, ऐप्स होते हैं, उन सबको चलाने के लिए जो वर्चुअलाइजेशन यूज़ होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इसमें ये काम कैसे करता है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे डोकर है, ठीक है, VMware है, वर्क स्टेशन। उसके बाद ये क्या करता है कि सबसे पहले वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं, फिर उनको मैनेज करते हैं और फिर उनको इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप्स आ जाती है जिनमें आपकी एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होती है,
डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन होती है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर विजुअलाइजेशन होती है। ठीक है, इनमें आपको किसी किस्म के भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोस्टली क्लाउड बेस्ड सिस्टम ही होते हैं। जो सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन होते हैं क्लाउड सिस्टम पर जाकर यूज़ हो रहे होते हैं। आप चाहें तो आपको अपनी एप्लीकेशन जो होती है उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप क्लाउड पर ही उसे यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन होती है कि अगर आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास क्लाउड सिस्टम है, बैकअप सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम है, देन आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं और आप वहाँ पर ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ और कंसेप्ट आते हैं। हार्डवेयर विजुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन के बाद आता है सीपीयू विजुअलाइजेशन, मेमोरी विजुअलाइजेशन एंड आईओ विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पर हर एक के साथ ना आपने यही डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस कर देना है। कैसे कि ये आपका फिजिकल सिस्टम है, आपने यहाँ पर लिखना फिजिकल सीपीयू। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइपरवाइजर होगा। हाइपरवाइजर क्या करेगा, जो भी फिजिकल सीपीयू होगा उसको कन्वर्ट करेगा आपके वर्चुअल सीपीयू के अंदर, और ये वर्चुअल सीपीयू जो होते हैं वो फिर इसी का ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मेमोरी विजुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप फिजिकल मेमोरी लिखेंगे, हाइपरवाइजर क्या करेगा, इसको वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ वर्चुअल मेमोरी लिख देंगे। इसी तरह आईओ विजुअलाइजेशन है तो इनपुट आउट में फिजिकल आप इनपुट आउटपुट लिखेंगे, और फिर हाइपरवाइजर क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा वर्चुअल इनपुट आउटपुट में। और फिर इस तरह करके जो आप ये डायग्राम ड्रा करेंगे और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपकी ये तीनों अगर डिफरेंस पूछते हैं या तीनों के बारे में आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देन आप इस काबिल तो ना एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स दे सकेंगे। ये डायग्राम बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि आपने हर एक के लिए यही डायग्राम बनानी है। अगर सीपीयू विजुअलाइजेशन होती है तो आपको यहाँ पे फिजिकली वर्चुअल सीपीयू लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर। और अगर आपकी फिजिकल मेमोरी होती है तो यहाँ पे वी मेमोरी लिख देंगे, यानी वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। इसके अलावा फिजिकल आईओ होता है तो आप यहाँ पे वी आईओ लिख देंगे, यानी कि वर्चुअल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक के लिए सेम ही डायग्राम यूज़ हो रही है, सिर्फ आपने उनके नाम चेंज करने होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। वीएम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तीन तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आर्किटेक्चर वाइज, कंपोनेंट वाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज। तो हर के लिए ऑब्वियसली यही डायग्राम बनानी है कि आपके पास होस्ट मशीन होती है, यानी आपका फिजिकल हार्डवेयर, सीपीयू, रैम सब कुछ इसी में होता है। देन हाइपरवाइजर है, कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख देंगे, टाइप 1 टाइप 2 दोनों का यूज़ हो सकता है। और फिर आप ये लिखेंगे कि हाइपरवाइजर जो होता है उस पर वर्चुअल मशीन जो होती है वो क्रिएट की जाती है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, और देन उसके बाद आप इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ऐप जो भी चलाना चाहते हैं आप इसको चला सकते हैं। ये डायग्राम जो होती है ये आप इन तीनों क्वेश्चन के लिए ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कंपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने इन कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं। कैसे कि सबसे पहले आपके पास होस्ट मशीन का सेटअप होता है, ऑब्वियसली ये। उसके बाद हाइपरवाइजर इंस्टॉलेशन होती है, दिस वन। देन आप वीएम क्रिएट करते हैं, यानी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, जितनी चाहे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। देन आपने क्या करना होता है कि इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप चाहे तो ऐप चलाएं, आप चाहे तो कुछ भी चला सकते हैं। ये आपका आर्किटेक्चर, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर के लिए सेम यही आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है विच इज़ द हाइपरवाइजर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उन्हें मेमोरी असाइन करना, उन्हें रैम देना, उन्हें सीपीयू देना, उन्हें स्टोरेज प्रोवाइड करना। तो हाइपरवाइजर जो होते हैं दो तरह के ऑब्वियसली आप चूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने हाइपरवाइजर चूज़ करना होता है। आपने टाइप 1 का चूज़ करना है या टाइप 2 का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप वर्चुअल बॉक्स को चूज़ करते हैं टाइप 2 में से। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि क्या आपका सिस्टम जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या आप अपने बायो सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आप आईवीटी या इंटेल भी होता है, इस तरह करके आप उसको एनेबल करेंगे। अगर वो एनेबल नहीं है, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि आपका सीपीयू जो होता है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है या नहीं। उसके बाद आपने जो भी हाइपरवाइजर होता है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे वर्चुअल बॉक्स है, आप उसको हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपने गूगल ब्राउज़र को या जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ओपन करना है, वहाँ पे आप वर्चुअल बॉक्स लिखेंगे, उस हाइपरवाइजर का नाम लिखेंगे। देन आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो बनानी है। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जब आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऊपर न्यू लिखा होता है। अब जब इसके ऊपर फाइल लिखा होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ड्रॉप
बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है न्यू ओपन इस तरह। तो आप क्या करते हो, न्यू को सिलेक्ट करते हो। न्यू को सिलेक्ट करते ही ऊपर ऐसे एक प्लस का निशान आता है या साथ में कभी लिखा आता है क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के साथ आपके पास जो होते हैं एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि आप इसको CPU कितना देना चाहते हैं, आप इसको रैम कितनी देना चाहते हैं, आप इसके लिए स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड आप रखना चाहते हैं। उसके अलावा फिर साथ में होता है कि जो आपकी फ़ाइल होती है, ठीक है, OS फाइल होती है, iOS फाइल होती है, ठीक है, वो आप देते हैं। आप जब अपनी फ़ाइल डाल देते हैं तो नीचे आता है क्रिएट वर्चुअल मशीन, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपकी फिर आप उसको वर्चुअल मशीन को नाम देते हैं। देखिए यूबंटो हो गया, लिनक्स हो गया, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडो दे देंगे। फिर आपकी जो वर्चुअल मशीन है क्रिएट हो सकती है। फिर क्रिएट होने के बाद फिर आप जो है उसको यूज़ करेंगे। जैसे ही वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी आप उसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आपने स्नैपशॉट लेना है, इसका मतलब होता है कि जब भी वर्चुअल मशीन को आपने बंद करना था आप उसको शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने जब कर लेते हैं उसके अलावा स्नैपशॉट एंड बैकअप भी होता है। इन केस अगर आपका शट डाउन नहीं हो रहा, किसी सिस्टम ने क्रैश होने की वजह से, किसी वजह से, तो आपका बैकअप जो होता है वो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, आपके हाइपरवाइजर के अंदर मौजूद होता है। तो आप इजीली वहाँ से उसका बैकअप भी ले सकते हैं और स्नैपशॉट मतलब कि आप शट डाउन करके जो होता है अपने सिस्टम को दोबारा से वहीं से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी हाइपरवाइजर की कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी आपको उल्टा कॉन्फ़िगरेशन बता दे, VM कॉन्फ़िगरेशन बता दे, कुछ भी, तो आपने सिंपली जो है वो यही चीज़ लिख देंगे, यही स्टेप आपने लिखने हैं। और जो जो तरीके मैंने बताए आप साथ साथ नोट करते जाएँ, क्योंकि इतना लंबा तो लिखा नहीं जाता, आपको कॉन्सेप्ट ही लेना है, समझना ही है। तो देन आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है वर्चुअल क्लस्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, या आप आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करें विद अ वर्चुअल क्लस्टर, या इन केस तो वर्चुअल क्लस्टर, या फिर इन द वर्चुअल क्लस्टर स्कीम, यानी वर्चुअल क्लस्टर का यूज़ करते हुए आप अपने जो VM का आर्किटेक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करें। तो VM क्लस्टर क्या होता है, देखो VM का हमने आर्किटेक्चर पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट पढ़ लिए। तो VM क्लस्टर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन जब आपस में ग्रुप बना लेती हैं, एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करती हैं, वो आपका वर्चुअल क्लस्टर होता है। देखो सारा कुछ वही है, फिजिकल सर्वर है, आपका हाइपरवाइजर है, VM आपने क्रिएट की, लेकिन जब VM आपकी जब एक ग्रुप बन जाता है आपका, तो वो आपका V क्लस्टर होता है। इसकी अगर आपको एग्जांपल दूँ सिंपली, तो फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक पे काम नहीं कर रहा। आप फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग जो है वो किसी एक वर्चुअल मशीन पे मतलब आपका टाइम ले रहा है। आप क्या करोगे, वर्चुअल मशीन 2 में भी इसके आधा पार्ट दे देंगे, वर्चुअल मशीन 3 में इस टेस्टिंग आधा पार्ट दे देंगे। फिर मतलब सारा जो है सारी वर्चुअल मशीन एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक ही प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रही है, तो ये एक सिस्टम बन जाता है, एक क्लस्टर बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वर्चुअल क्लस्टर होता है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि VM का आर्किटेक्चर बनाओ इन केस ऑफ वर्चुअल क्लस्टर या तो आप जो है ड्रा कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लेंगे VM माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब ऑब्वियसली होता है कि मूव ऑन करना, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ही बोलते हैं ना। तो VM माइग्रेशन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि आप एक वर्चुअल मशीन का डाटा वगैरह सारा उठा के जब दूसरी जगह पर मूव कर रहे होते हैं, वो आपकी VM माइग्रेशन होती है, ठीक है। ऐसी टेक्निक होती है जो आपके VM के डाटा को मूव कर रही होती है फ्रॉम वन फिजिकल होस्ट टू अनदर होस्ट, क्या कोई भी डिस्ट्रप्शन के बगैर। देखिए अब इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी सबसे मेन वजह ये हो सकती है कि या तो आपका सिस्टम जो पहले वाला सर्वर है वो ओवरलोड हो गया है, इतनी वर्चुअल मशीन का डाटा जो होता है वो लोड नहीं कर पा रहा है। लोड बैलेंसिंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह होती है। आपका जो लोड है ओवरलोड हो गया है, तो जब आप क्या करोगे, इसको किसी लेस लोड वाले सर्वर की तरफ मूव कर दोगे, ठीक है। तो इसकी हम यूज़ क्यों करते हैं, लोड बैलेंसिंग की वजह से, फॉल्ट हो रहा है इसकी वजह से, यानी आपके सिस्टम में कोई ना कोई VM जो होती है फेलियर है, कोई सिस्टम क्रैश हो रहा है। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से कि आपका सिस्टम स्लो पड़ गया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, या सर्वर आपका अपडेट होना है या अभी उसने ऑन ऑफ होना है, इस वजह से आप इसको किसी दूसरी जगह मूव कर देते हैं। उसके बाद डिज़ास्टर रिकवरी है कि अगर आपका सिस्टम किसी वजह से क्रैश हो जाता है तो वो डिज़ास्टर रिकवरी में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपकी VM माइग्रेशन का। अब इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है विच इज़ द लाइव माइग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन, कोल्ड माइग्रेशन एंड स्टोरेज। अब लाइव माइग्रेशन आपको एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, हॉट माइग्रेशन क्या होती है, ठीक है।
हॉट माइग्रेशन। अब जो लाइव माइग्रेशन होती है इसका मतलब ज़ीरो डाउन टाइम होता है, इसमें आप अपने सिस्टम को बंद नहीं करते। अब आप सिर्फ आप अपने CPU रैम वगैरह को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, ठीक है, यानी स्टॉप नहीं करते हैं, पॉज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है रोक देते हैं। फिर क्या करते हैं कि आप पूरा सेटअप जो डाटा आपने ट्रांसफ़र करना होता है वो आप उसको माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे होस्ट सिस्टम के ऊपर, और जब आप माइग्रेट कर देते हैं तो देन आप दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड माइग्रेशन क्या आती है कि इसमें आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, आपने अपने रिसोर्सेज शेयर करना है, सब कुछ मूव करना है, तो आपको अपना सिस्टम जो है उसको शट डाउन करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा स्टोरेज माइग्रेशन होती है कि अगर आपकी स्टोरेज ओवरलोड हो गई है तो आप किसी दूसरी जगह मूव करें, किसी लेस स्टोरेज वाले में। इसके अलावा हमारे पास डाटा सेंटर ऑटोमेशन आती है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है डाटा सेंटर क्या होता है। देखो, डाटा सेंटर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डाटा, ऐसे रिसोर्सेज जो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होते हैं। पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आपका सर्वर है, आपका स्टोरेज है, आपका सिस्टम है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आपकी पावर एंड कूलिंग सिस्टम है, आपका डाटा का बैकअप है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जब वो सारे का सारा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर होता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाटा सेंटर। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सबको मैनुअली यानी खुद जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने साथ वाले, अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो अगर मैंने साथ वाले कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो मैंने इतने उसको रिसोर्सेज शेयर करना है, तो मैं हर चीज़ जो है मैनुअली खुद करूँगी। लेकिन डाटा सेंटर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि उन पे ऑटोमेशन लगा दिया, ऑटोमेटिकली ही जितनी जिसको रिक्वायर्ड है उतनी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा नेटवर्क है, ठीक है, आपका पूरा डाटा सेंटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक ये आपका सेंट्रल है। अब इस चीज़ को, इसके रिसोर्सेज चाहिए तो क्या करेगा कि ये इसको मैनुअली दे देगा। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, जिसमें रिसोर्सेज कम होते हैं उसको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देती है, इससे लेके इसको दे देगी, इससे लेके इसको ऐसे करके, तो वो सारी आपकी डाटा सेंटर ऑटोमेशन में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ द डोकर। आई होप सो कि आपको एग्ज़ाम में ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका नाम बड़े मज़े का है, डोकर। तो डोकर देखो एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जो आपके जितनी भी ऐप होती हैं, आपके जो ऐप का सोर्स कोड होता है, यहाँ आपकी ऐप का जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उसको क्या करता है, एक कंटेनर के अंदर पैक कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक डोकर है, एक कंटेनर है, इसके अंदर आपका कोड भी गया, आपके डिपेंडेंसीज भी गया, आपकी ऐप भी गई, ठीक है। डोकर होता है मोस्टली हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब सब कुछ इस कंटेनर के अंदर पैक हो गया, अब आप इसको जिस मर्जी सिस्टम पे जहाँ पे डोकर इंस्टॉल है आप चला सकते हैं, जिस मर्जी डिवाइस पे जहाँ चाहे जब चाहे आप इसको चला सकते हैं। हर डिवाइस पर ये सेम काम करेगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्डाइज्ड इन्वायरमेंट में रन करता है, ठीक है, यानी आप जहाँ मर्जी आप इस ऐप को रन करना चाहते हैं, किसी आप वेबसाइट को रन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को भी रन करना चाहते हैं, अगर आपका उसके अंदर डोकर इंस्टॉल है, डोकर है, तो सब कुछ जो है वो इजीली जिस मर्जी डिवाइस पर कर लो इजीली रन होगा, सेम रन होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन होती है उनकी डिप्लॉयमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है और कंसिस्टेंट बनाता है। देन उसके बाद जो भी आपके इश्यूज आते हैं डेवलपर्स और टीम ऑपरेशन के दरमियान उसको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि सारा काम तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा डोकर का आर्किटेक्चर होता है। डोकर का आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपके पास जो है देखिए एक आपका सोर्स कोड है, आप ये लिखेंगे, और उसके अलावा आपका कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर पैक होने के बाद जिस मर्जी डिवाइस पे आप इसको रन करें, कंट्रोलर होता है, आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ द SDN। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, ठीक है। SDN जो होता है ये अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है, ठीक है, ये अब के ज़माने का यानी मॉडर्न नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर होता है, जो कि आपके नेटवर्क को, आपका जो नेटवर्क कंट्रोल प्लेन होता है उसको डाटा कंट्रोल प्लेन से बिल्कुल अलग कर रहा होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी ऐप है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो नेटवर्क लेयर है या कंट्रोल लेयर होती है या आपकी डाटा प्लेन होती है, इन दोनों को आपस में सेपरेट रखता है, वो SDN काम करता है, ठीक है। ये आपके सिस्टम को क्या अलाउ करता है कि आप नेटवर्क को सेंट्रली कंट्रोल करें। देखो पहले ये होता था कि हम लोग जब अपने नेटवर्क को कंट्रोल करना होता था ना, तो हमें
राउटर, स्विचेस, इन सब पे मैनुअली जाकर खुद ही सबको सेट करना होता था। लेकिन अब जो एसडीएन है, देखो उसका अब नाम से ही पता कर लो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। यानी कि अगर आपने अपने नेटवर्क को डिफाइन करना है, अपने नेटवर्क को कंट्रोल करना है, आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। ठीक है, जैसे मेरी ऐप है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस राउटर का स्विच बंद कर दूँ, तो मैंने एक ऐप बनाई हुई है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उस पर लिखा होगा कि ये राउटर नंबर ये है, तुम इसका स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, मैं उस बटन पे क्लिक करूँगी, मेरा राउटर का स्विच ऑफ हो, यानी पूरे नेटवर्क को जब मैं एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकती हूँ, उसको हम लोग एसडीएन कहते हैं। और अब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है वो एसडीएन ही होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थे पहले के ज़माने में, तो उसमें ये होता था कि हमें उठ कर जाकर अपने राउटर का स्विच बंद करना है, या अगर नेटवर्क में मैंने किसी और सिस्टम को ऐड किया तो उसको मैनुअली सेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब सब कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होता है हम लोग सारे अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो आपका एसडीएन होता है। तो यहाँ पर हम अपने जो विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है, जितना उनमें से आ सकता है इम्पोर्टेंट, मैंने वो यहाँ तक सारा एक्सप्लेन किया है। अब हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके जितने भी टॉपिक आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता क्या होती है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू बगैर किसी भी चीज़ को इंस्टॉल किए, जब हम लोग उनके सर्विसेज को, कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसा कि डाटा को स्टोर कराना, ऐप्स को रन करना, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, सर्विसेज को ख़रीदना, रेंट पे करना उनका, नेटवर्किंग करना या डेटाबेस को एक्सेस करना, जब ये सब कुछ हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल किए बगैर, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी ऐसी कंप्यूटिंग, ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग कंप्यूटर की सारी सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू हासिल कर रहे हैं अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल किए बगैर, तो उस चीज़ को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसको क्लाउड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या काम हो रहा होता है, हम लोग इसको किसी फिजिकल मशीन के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन लग ये रहा होता है कि ये ऑनलाइन ही सब कुछ है। जैसे गूगल ड्राइव की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ड्राइव तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली पहले से इंस्टॉल है, हम चाहे तो उसको ब्राउज़र पे भी लॉगिन कर सकते हैं, हम है तो हमारे सिस्टम के अंदर ही ना, लेकिन हमें क्या लग रहा होता है, हम इन सब को ऑनलाइन ही ले रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। अब इसकी कुछ असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उससे पहले इसकी एग्जांपल देख लें। इनमें गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स सबसे कॉमन होती हैं। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स में आप अपना डाटा इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में भी आप डाटा जो है अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसकी असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मे भी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और NIST की तरफ से इसकी जो असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अब NIST का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ऐसी इन्होंने हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की तकरीबन 5 ऐसी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है कि आप अगर इनको याद करेंगे तो हो सकता है ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए। अब सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ऑन डिमांड सर्विसेज, यानी कि आप सिर्फ किसी की भी हेल्प लिए बगैर, किसी भी इंसान की हेल्प लिए बगैर जब आप अपनी सर्विसेज को गेट कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आपकी ऑन डिमांड सर्विसेज होते हैं। उसके अलावा होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इसका मतलब होता है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप जब मर्जी चाहे इनकी इनकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन आता है रिसोर्सेज पुलिंग, यानी कि अगर आपने रिसोर्सेज ले लिए हैं तो आप उन रिसोर्सेज को किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ वन आता है विच इज़ द रैपिड इलास्टिसिटी। अब देखो, रैपिड का मतलब होता है क्विकली यानी फास्टली, इलास्टिसिटी का मतलब होता है इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। इलास्टिक का मतलब होता है ना, उसको खींच के लंबा कर लेते हैं और फिर जब छोटा छोटा हो जाता है। इसका मतलब होता है आप जितनी चाहे रिसोर्सेज ले सकते हैं और जितने चाहे अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप उतना कम कर सकते हैं। जितना आप रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारा क्विकली रैपिड यानी कि फास्टली होता है। उसके बाद फिफ्थ वन आता है विच इज़ द मैयर सर्विसेज, यानी कि इसमें ये होता है कि आपको जितनी सर्विसेज यूज़ करनी है आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर एक मॉडल यूज़ होता है विच इज़ द पे एज यू गो मॉडल, यानी जितना आप यूज़ करना चाहते हैं आप सिर्फ उतना ही पे करें। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि जितना यूज़ करना है आप सिर्फ उतना ही उसके पैसे दें और फिर खुल्लम खुल्ला उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, आपने इनको ज़रूर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। अब कुछ हमारे पास कंपैरिजन क्वेश्चन आता है
जिनमें आता है क्लाउड, क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। अब इनके दरम्यान में डिफरेंस पूछ सकते हैं, कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या इनकी डेफिनेशन अलग अलग भी पूछ सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करें। तो आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जो बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई एक आध एग्जाम्पल दे दें, डायाग्राम बना लें इनकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बता दें। देन उसके बाद आप इनके यूज़ केसेस के बारे में बता दें और इनकी लोकेशन के बारे में बता दें। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग जो होती है, अब हमारे पास ऐसी कंप्यूटिंग होती है कि जब मल्टीपल कंप्यूटिंग सिस्टम जो होते हैं, मल्टीपल नोड्स जो होती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और एक ही जैसा काम कर रही होती हैं, ठीक है, यानी एक ही सिस्टम के तौर पे जो काम कर रही होती है वो आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग होती है। और ये सिंपली जो होती है, ये सिर्फ एक लोकेटेड, आपको एक सेम जगह पर ही लोकेट होती हैं। इसकी एग्जांपल लें तो जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी की लैब, अपने कॉलेज की लैब की एग्जांपल ले सकते हैं। अब यानी एक ही जगह पर है ना, अब ये नहीं कि लैब नीचे भी है ऊपर भी है, आप दोनों मिलके काम करें, वो तो फिर आपके ग्रिड कंप्यूटिंग में चला जाता है। लेकिन आपका एक ही रूम है, एक ही जगह है, एक ही टेबल है और एक पर ही सारे काम कर रहे हैं, वो आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसकी एक्सेसिबिलिटी की, तो ये लोकल नेटवर्क होता है, लोकली हम इसको एक्सेस करेंगे। इसके यूज़ केसेस की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में, और कुछ साइंटिफिक सिमुलेशन होते हैं जैसे केमिस्ट्री लैब होगी, इन सब में भी इसका यूज़ होता है, वो आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग होती है। इसकी अगर डायग्राम देखें तो उसमें नोड 1 2 सारे मिलकर एक दूसरे एक क्लस्टर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है, और जो टास्क मैनेजर होता है ना, वो इनको टास्क देता है कि भाई तुम इस पे टास्क करो, ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये एज अ सिस्टम, सिंगल सिस्टम ही काम कर रहे होते हैं, वो आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग होती है। उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग जो होती है, इसका मतलब होता है ग्रिड, यानी कि ये आप कह सकते हैं ग्लोबली होती है, इसकी लोकेशन ग्लोबली होती है। जैसे कि मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आपकी एक नोड जो है वो कराची में, एक नोड आपकी लाहौर में, एक नोड आपकी गुजरांवाला में, ये सब सारे मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी लोकेशन डिफरेंट जगह पर होती है, तो आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग होती है। यानी मल्टीपल नोड्स होती हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। हो सकता है ये सिटी वाइज भी हो सकता है ये कंट्री वाइज भी हो, जैसे अभी पाकिस्तान है, इंडिया है, यूके है, ये तीनों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मतलब एग्जाम्पल है। तो जैसे देखो एक और एग्जांपल है, अगर आप घर पे बैठे हैं, मैं बैठी हूँ गुजरांवाला में, मेरी फ्रेंड बैठी है कहीं और, तो हम दोनों जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल में भी यही आता है कि आप गिटहब का यूज़ करते हैं ना, उसकी कॉमन एग्जांपल आती है कि इन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने के काबिल बना रहे हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है कि डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी की, तो हम इंटरनेट या वैन बेस्ड जो सिस्टम होता है उसके थ्रू इनको एक्सेस करते हैं। इसके यूज़ केसेस की बात करें तो कुछ क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग में इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ इसकी डायग्राम देखें तो इसमें एक लाहौर है, कराची यूके है, और सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं। गिट मिडल वेयर आता है एक में, जैसे यहाँ पर मैं गिट की एग्जांपल ले लेती हूँ, गिटहब की, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टास्क होता है जो सबको टास्क डिवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कंपैरिजन क्वेश्चन आता है विच इज़ द सॉस, आयल, आईएस एंड पॉज। इसके लिए भी आपको डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल करनी है, इनके टारगेट यूज़र बताने हैं, इनकी कॉस्ट बतानी है और इनके यूज़ केसेस बताने हैं। सॉस की बात करें विच इज स्टैंड फॉर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, यानी कि ये रेडी टू यूज़ होता है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, आपको अपने सिस्टम के ऊपर स्पेशली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जस्ट अपना गूगल ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आप उसको ओपन करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे और फिर आप अपनी सर्विसेज लेना जो है इस पर स्टार्ट कर देंगे। जैसे जीमेल है, आपको इसको स्पेशली इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना, आप गूगल पे सिंपली gmail.com लिखते हैं, उसको लॉगिन करते हैं और उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है, वो भी गूगल पर अवेलेबल है। जूम है, जूम के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ऐप इंस्टॉल ही करें, हाँ एनी हो ऐप डेस्कटॉप ऐप जो है सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप इसको सिंपली जो होते हैं अपने गूगल ब्राउज़र पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जूम लिखेंगे, उसको लॉगिन करेंगे और इसका यूज़ करना जो है वो अपनी मीटिंग वगैरह जो होती हैं आप इसको इंस्टॉल काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा हम पॉज की बात करेंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। इसमें आपके पास एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है डेवलपर के लिए कि वो अपनी ऐप के लिए या अपने वेबसाइट के लिए जो कोड लिखता है वो उस कोड को लिख भी सकता है, उसको टेस्ट भी कर सकता है और रन भी कर सकता है।
इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसका सिर्फ फोकस होता है एप्लीकेशन बनाने पे। आपने सिर्फ इसको कोड देना है, कोड लिखना है, उसको टेस्ट करना है, रन करना है। बाकी का सारा काम जो होता है वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, सब कुछ जो होता है, ये पॉज जो है, ये प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम करेंगे वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। जैसे गूगल ऐप इंजन है या हेरोको है, आप क्या करेंगे, आप समझे वेब ऐप बनाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपना इस पे कोड जो है इंजन पे या हेरोको पे आप अपना सिर्फ अपना कोड अपलोड करेंगे और आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन, होस्टिंग वगैरह सब कुछ ये खुद ही करेगा और आपको बनी बनाई ऐप जो है वो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ अपना कोड जो होता है उसको अपलोड करना होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। अब ये आपको कम्प्लीटली कंट्रोल देता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो इंटरनेट के थ्रू होता है, आप वर्चुअल मशीन वगैरह खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप नेटवर्क की जो भी स्टोरेज होती है आप उसको खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो भी सिस्टम यूज़ करना है आपको सिर्फ उसका रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आप हार्डवेयर यूज़ करना चाहते हैं आप उसका रेंट देना पड़ेगा। अब कहीं भी जहाँ भी इसका सेटअप चाहेंगे आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अमेज़ॉन की आप ले सकते हैं, आज़र वर्चुअल मशीन ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं, आप कस्टम सेटअप जो है करना चाहते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको बाय करना है, इसका रेंट देना है, उतनी चीज़ें यूज़ करनी है, जितना आप उसका रेंट देंगे आप उतना ही उसको यूज़ कर सकते हैं। जब चाहे जहाँ चाहे आप इसको यूज़ जिस मर्जी तरीके से चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आते हैं कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपने जो क्लाउड की सर्विसेज जो होती हैं, जो आपने डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करनी है, वो कितनी और कैसे यूज़ करनी है, सब कुछ आपको ये मॉडल बता रहे होते हैं। अब इसके अंदर इसकी 4 टाइप होती हैं। एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी। अब जो पब्लिक क्लाउड होता है ना, इसकी जो भी क्लाउड की सर्विसेज होते हैं वो हर एक के लिए फ्रीली अवेलेबल होती हैं, कोई भी चाहे उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट क्लाउड होता है ना, इसमें सिर्फ आप और आप जिसको चाहें आप उसको प्राइवेटली अलाउ कर सकते हैं। जैसे अक्सर गिटहब की एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो गिट पर आपको कुछ पब्लिक क्लाउड मतलब कोड मिल जाता है, ये भी क्लाउड की सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा गिटहब में, कि आप सिर्फ अपनी और अपनी जो पार्टनर होती है, सिर्फ आप उसको एक कोलैबोरेशन के लिए अलाउ करते हैं। कोई भी ना तो आपके कोड को देख सकता है ना ही यूज़ कर सकता है, तो वो प्राइवेट क्लाउड में आ जाता है। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड जब दोनों एकदम मिक्सअप में यूज़ हो रहे होते हैं वो आपका हाइब्रिड क्लाउड होता है। और कम्युनिटी क्लाउड होता है जब ग्रुप की फॉर्म में, जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, वो आपकी कम्युनिटी क्लाउड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके माइग्रेशन टू द क्लाउड, प्राइसिंग मॉडल एंड कॉस्ट मैट्रिसेस। अब इसके लिए माइग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं, इसकी डेफिनेशन। ऑब्वियसली माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो फिजिकल सिस्टम से सारा डाटा उठाकर जब किसी क्लाउड पे रख रहे होते हैं, क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी माइग्रेशन होती है। इसके स्टेप में आता है असेसमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। असेसमेंट में आता है जायज़ा लेना। पहले आपने देखना है कि आपने कौन सा डाटा कहाँ रखना है, क्लाउड में किस जगह पे रखना है और को क्या डाटा होना चाहिए। प्लानिंग में आता है कि आपने उसको कैसे शिफ्ट करना है, क्या आपने उसके यूनिट वाइज शिफ्ट करना है या आपने ओवरऑल सारा शिफ्ट करना है। एग्जीक्यूशन में आता है कि अब आप यहाँ पर शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है, ठीक है, माइग्रेशन का काम शुरू हो गया है। फिर टेस्टिंग में आता है कि आप बार बार उसे टेस्ट करेंगे कि भाई सारा काम बिल्कुल ठीक जा रहा है, इसमें कोई डाउन टाइम तो नहीं आ रहा, कहीं कोई काम स्लो तो नहीं पड़ रहा। मॉनिटरिंग में आता है कि जब आपने इसको कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया है तो एंड पे आपने इसको अपडेट करना है, आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने इसको मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि कोई चीज़ मिस तो नहीं रहेगी, कहीं अंदर कोई क्रैशेस तो नहीं है। ये सब कुछ जो होता है वो आपकी माइग्रेशन टू क्लाउड के अंदर पॉइंट आने हैं। इसके अलावा आपका प्राइसिंग मॉडल आता है। अब ये जो प्राइसिंग मॉडल होता है ना, इसमें आप लोगों ने कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आपको पैसों से सर्विसेज दे रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चार्जेस लेते हैं। देखो उसके नाम से पता चल रहा है प्राइसिंग मॉडल, ऐसे सर्विसेज मॉडल जो आपसे प्राइस लेते हैं, जो आपसे चार्जेस लेते हैं। अब इनमें भी कुछ मॉडल्स आते हैं जिनमें पे एज यू गो मॉडल आता है, यानी जितना आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसके लिए उतने ही पैसे दें। सब्सक्रिप्शन बेस आता है, जैसे अगर आपने अक्सर देखा होगा जब आप बिल पे करते हैं या आप उसके अलावा कोई पैकेज करना चाहते हैं मोबाइल सिस्टम में, तो उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन आती है ना,
कि 1 महीना के लिए 1 वीकली सब्सक्रिप्शन आपको मिली है, मंथली सब्सक्रिप्शन मिली है, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन बेस भी होता है जो 3 साल तक इसकी लिमिट होती है कि 3 साल तक आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकती है, मंथली मिल सकती है, ईयरली मिल सकती है। तो सब्सक्रिप्शन बेस आपके जो प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा स्पॉट प्राइसिंग होती है, ठीक है, यानी कि आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपने इतनी प्राइस देनी है, आप उसको चाहे जितना मर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके रिजर्व इंस्टेंस होते हैं। रिजर्व इंस्टेंस का मतलब होता है कि आप उसके जितने यूनिट, जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, जैसा कि अगर मतलब रिजर्व्ड होते हैं, कुछ आइडल पड़े होते हैं जो पहले से यूज़ हुए होते हैं, यानी उन इंस्टेंस को जो आप यूज़ कर रहे हैं, अपने मॉडल की सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसको कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीमियम आती है। तो फ्रीमियम में क्या आता है कि आपको फ्रीली मिल रहा होता है कुछ प्रीमियम अपग्रेडेशन के साथ। अच्छा, अक्सर आप गूगल ड्राइव की अगर एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ क्लाउड की जो स्पेस होती है वो फ्री में मिली होती है, लेकिन जब वो स्पेस, वो स्टोरेज आपको फ्री में मिली होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आप अपनी स्टोरेज का यूज़ कर चुके हैं। फर्दर आप अगर इसके अंदर डाटा स्टोर कराना चाहते हैं तो अपग्रेड करें। जब आप अपग्रेड करने लगते हैं तो तब आपसे वो कहते हैं कि आप इतने डॉलर्स या आप पाकिस्तानी रुपीज़ जो है तो इतने पे करें इतनी स्टोरेज को बाय करने के लिए, तो वो सारा प्रीमियम में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट मैट्रिसेस। तो कॉस्ट मैट्रिसेस ऐसे मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं या ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि आपने जो क्लाउड की सर्विसेज ली हैं उनका कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, यानी ये एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आप अगर इतनी ये रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, आप ये मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ये मॉडल का यूज़ करते हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अब इसके अंदर भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आता है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। देखो, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन मतलब आप कितने, आपने जो रिसोर्सेज लिए हैं, जो आपने कॉस्ट से मतलब बाय किए हैं रिसोर्सेज, आप एक्चुअल में उनमें से कितने % यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में आ जाता है। उसके बाद कंप्यूट कॉस्ट में आता है कि जितने आप अपना ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। जितना आप रिसोर्सेज का यूज़ करते जाएंगे उतने ही आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो वो कंप्यूट कॉस्ट में आ जाता है। स्टोरेज कॉस्ट में आता है कि आपने जो स्टोरेज यूज़ की है, देखिए आप स्टोरेज बाय करते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो वीएम होती है वो ऑन रह जाती है, आपके कुछ सिस्टम ऑन रह जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड सिस्टम्स होते हैं, कुछ मोबाइल सिस्टम्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड ऑफ नहीं हुआ होता है और फिर उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे आपकी इसमें जा रहे होते हैं। जैसे अगर हमें क्लाउड की फ्री स्टोरेज मिली है मोबाइल के ऊपर, तो हम सिर्फ अपने पीडीएफ वहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होता, हमने जब तक ऑफ नहीं किया होता, हमारे जो मोबाइल में पिक्चर्स लेते हैं, जो डाटा व्हाट्सएप से आता है, जो किसी भी ऐप से स्टोर हुआ होता है, वो सारा अभी उसी क्लाउड बेस्ड सिस्टम में चला जाता है, तो उससे आपकी स्टोरेज जल्दी फुल हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र या एग्रीज कॉस्ट की बात करेंगे, जो आपने डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कॉस्ट दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाउड के ऊपर भी हम लोग क्लाउड का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको अपलोड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। लाइसेंसिंग कॉस्ट की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अब कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस के लिए पे करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट कितनी है और कितने टाइम तक होती है। कुछ आइडल रिसोर्सेज कॉस्ट होते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को बाय करते हैं, उनके पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज होते हैं वो आइडली, यानी बगैर किसी भी काम के वो चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड रिसोर्सेज चल रहे होते हैं। उसके बाद ऑटो स्केलिंग कॉस्ट आती है और ये सबसे बेस्ट समझी जाती है, क्योंकि आप अगर जितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे आपको उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं करें उस टाइम पे तो वो उसकी कॉस्ट को कम कर देगा। तो ये ऑटो स्केलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट पर यूज़र होती है कि एक यूज़र ने एक ऐप को चलाने के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी है, वो कॉस्ट पर यूज़र में आ जाती है। फिर कॉस्ट फॉरकास्टिंग एंड बजट ट्रैकिंग आ जाता है। इसमें ये आता है कि आपने जो भी बजट लगाया है, जो भी कॉस्ट लगाई है, उसको ट्रैक करता है, उसको फोरकास्ट करता है, उसको देखता है कि आपने कितने % यूज़ की है और आपके पैसा कितना बनता जा रहा है, तो ट्रैक करता जाएगा। तो ये आपकी कॉस्ट फॉरकास्टिंग एंड बजट ट्रैकिंग में आता है। आप चाहे तो इनमें से कोई से 5 याद कर लें, कोई से 5 कॉन्सेप्ट याद कर लें, आप उनको लिख सकते हैं अपने कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स आता है, ये भी हमारे इससे में ही आता है। इसमें ये होता है कि आप लोगों ने
जो आपने सर्विसेज लिए हैं वो आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने किसी ऐप को चलाने के लिए सर्विसेज ली हैं, क्योंकि जो सर्विसेज आपने ली हैं, जो रिसोर्सेज आपने लिए हैं, क्या वो आपकी ऐप की क्वालिटी को बेस्ट बना रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें आता है अवेलेबिलिटी, यानी वो सर्विसेज आपको कितने % तक अवेलेबल है, क्या वो आपकी मतलब आपके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भी या नहीं, क्या उन्होंने बस आपसे पैसा ले लिया है। उसके बाद लेटेंसी आता है कि आपने जो टाइम आप जो यूज़ कर रहे हैं अपनी ऐप को, उसमें कितने डिलेज आए हैं। दैन थ्रोपुट होता है कि कोई चीज़ आपकी फेलियर में तो नहीं है, आप वाकई में काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। रिलायबिलिटी क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस में है कि कोई एक चीज़ फेल हो जाती है तो किसी दूसरे से आपको सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं। ये सारी आपकी सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स आता है। इसका मेन फोकस होता है कि जो सर्विसेज आपने ली हैं वो आपकी ऐप या वेबसाइट या जो काम आप करना चाहते हैं क्लाउड के थ्रू, उनकी क्वालिटी को बेटर बनाए। ये आपकी सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स में आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी फोग कंप्यूटिंग के बारे में। अब फोग कंप्यूटिंग जो होती है, एक ऐसी एक्सटेंशन होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कि जैसे आपका जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोसेस किया जाता है, जो एनालाइज किया जाता है, उसको किसी सोर्स जो क्लोजर होता है, जो क्लोजर सोर्सेज होते हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, रेदर देन कि आप कहीं दूर उसको किसी सेंट्रल सिस्टम में भेजें। यानी कि जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी सिस्टम्स होते हैं, या कोई अगर रियल टाइम डिसीजन लेना होता है बगैर किसी भी डिले के, तो तब हम लोग फोग कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी चीज़, जो भी डाटा प्रोसेस किया होता है, उसको एनालाइज किया होता है, आप उसको किसी करीब तरीन एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप इसको दूर नहीं भेजना चाहते। दूर भेजेंगे तो इसमें लेटेंसी आ जाएगी, कोई ना कोई डिले आ जाएगा। इस वजह से फोग कंप्यूटिंग हम लोग एज एन क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं कि जो भी उसको नियरेस्ट क्लोजेस्ट सर्विसेज मिलती है, क्लोजेस्ट उसको सोर्स मिलता है, वो उसको ही अपना डाटा देता है। तो ये फोग कंप्यूटिंग का इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि ये आईओटी सिस्टम में यूज़ होता है, और फिर जहाँ पर आपको रियल टाइम में और फटाफट डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा जो आप आता है विच इज़ द बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेसिंग, उसके नाम से ये आपको पता चल रहा है बहुत बड़ा डाटा, ठीक है, यानी ऐसा डाटा जो प्रोसेस और एनालाइज होने वाला ऐसा डाटा जिसकी क्वांटिटी हाई होती है। एक होती क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जिसकी हाई होती है वो आपका बिग डाटा प्रोसेसिंग होता है। इसमें आपका जो डाटा होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसा कि इमेजेस होगी, वीडियोस हो गई, वॉइस हो गई, ऑडियो, मतलब पीडीएफ हो गई, डिफरेंट फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट्स होता है उसमें जो आपका डाटा जो होता है, जो फास्टली और डिफरेंट वे में जमा होता जा रहा है, वो आपकी बिग डाटा प्रोसेसिंग होती है। फेसबुक का डाटा इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स की एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अलावा टिकटॉक की एग्जांपल ले देते हैं। देखो इतना डाटा इनके ऊपर, इतना प्रोसेस डाटा है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, ये सारे बिग डाटा प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर में, और ये कैसे हैंडल हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक आते हैं, जिसमें स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, कहाँ पर कैसे उसने इंक्रीज़ होना है, कैसे डिक्रीज़ होना है, सबसे बड़ी स्केलेबिलिटी इसकी करैक्टरिस्टिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इलास्टिसिटी आती है कि डाटा, ये भी उसी को रेफर कर रहा होता है कि आपका डाटा इंक्रीज एंड डिक्रीज़ हो रहा है, इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज होती हैं, इसमें भी यही होता है कि आप खुद भी डाटा अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, आप अपना डाटा अपनी मर्ज़ी से अपलोड कर रहे होते हैं, जितनी सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पे एज यू गो मॉडल, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जितनी यूज़ करनी होती है आप उसके लिए पे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर टिकटॉक की एग्जांपल लेते हैं, तो टिकटॉक के अंदर आप चाहते हैं कि आप इस वाले जो आपका फ़िल्टर है या इस वाले जो आपकी जो भी ट्रेंड चल रहा है इस पे आप वीडियो बनाएं, लेकिन अगर वो ट्रेंड जो होता है, जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, जो फ़िल्टर आप लेना चाह रहे हैं, वो अपग्रेडेशन में है, वो प्रीमियम है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। आप क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं आप इतने डॉलर पे करें तो आप ये वाला फीचर हासिल कर लें, तो वो आता है पे एज यू गो मॉडल। अपनी मर्ज़ी से आप जितना यूज़ करना चाहते हैं हम उतना पे कर सकते हैं। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी होती है। कई बार आपका सिस्टम जो है वो क्रैश होता है, तो फॉल्ट टॉलरेंस एंड इसमें यही होता है कि हाई अवेलेबिलिटी की वजह से आपका डाटा कभी कभी फेल भी हो सकता है, ठीक है, लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से। फिर रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, इंटरनेट के ऊपर आप डाटा का यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कि आप ऑफलाइन इसका यूज़ करेंगे, ऑफलाइन भी नहीं, आप इंटरनेट के ऊपर इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे इसका कुछ आर्किटेक्चर देखेंगे, ये कैसे इतने बड़े डाटा को कैसे क्लाउड बेस पे हैंडल कर रहा है।
तो इसमें सबसे पहले आती है डाटा इंजेशन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग एनालाइज, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब डाटा इंजेशन में क्या है कि देखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि आपका जो डाटा है वो आ कहाँ से रहा है। आप भी अक्सर देखते हैं, सोचते हैं भाई इतना डाटा आ कहाँ से रहा है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाए होते हैं वहीं से तो डाटा आ रहा होता है। वो डाटा को अपलोड कर रहे होते हैं और उसको पब्लिक कर रहे होते हैं, हर कोई उसको यूज़ कर रहा होता है। फिर डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा होता है, तो क्लाउड पे ये सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस है, इस डाटा को चला कौन रहा है, इसको प्रोसेस कौन कर रहा है, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। अब यूट्यूब का ही देख लें कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डाटा आता है, स्टोर भी यूट्यूब पे हो रहा था, क्लाउड सिस्टम पे ही जाके स्टोर हो रहा होता है। इसकी प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। कैसे? अगर आप किसी और का डाटा उठा के अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो आपको फ़ौरन से कॉपीराइट का इशू आ जाता है कि भाई किसी और का डाटा तुम क्यों अपलोड कर रहे हो, ठीक है, आपको इस पर अर्निंग नहीं होगी क्योंकि वो कॉपीराइट का है। इसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन है कि डाटा को चेक किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो वो धोखेबाज भी होते हैं जो आपके क्लाउड सिस्टम वाले सारे होते हैं कि वो आपके ओरिजिनल डाटा को भी नहीं पहचान रहे होते। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है कि आपके डाटा को सिक्योर रखा जाता है, आपकी इजाज़त तब तक नहीं होगी आपका डाटा लीक नहीं होगा, ठीक है। यानी आप अगर सिक्योरिटी हाई रखी हुई है, आपने अकाउंट अच्छे से प्राइवेट किया हुआ है, तो आपकी डाटा की सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाता है। अब तो आपने देखा होगा कुछ ऐप्स ऐसी हैं, कभी कभी ऐसा होता है उनके स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता अगर किसी की पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यही आपका बिग डाटा के अंदर ये पॉइंट आपने ज़रूर रखने हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी याद रखने हैं। इसके अलावा क्लाउड सिम आता है। क्लाउड सिम की अगर बात करते हैं तो सिम वर्ड सिमुलेशन से निकला है। ये एक ओपन सोर्स सिमुलेशन टूल किट होती है जहाँ पे आप अपने जो भी क्लाउड इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आपने अगर किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोजेक्ट को चेक करना है, आप उसकी वर्चुअली आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी सिमुलेशन मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ा था ना हमने, उसमें टोटली ये था कि आप जो जैसे अगर आपके पास नेटवर्किंग वाला एरिया नहीं है, आपके पास इतना सिस्टम नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें, आपने लैन वैन मैन को टेस्ट करना है, लेकिन आपके पास इतने लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। आप क्या करते हैं कि आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके उसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर रखते हैं, आप उनके स्विचेस को ऑफ करते हैं, उनके अंदर आप लोग जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, आप डिफरेंट किस्म के सिस्टम जो होते हैं आप उनको रखते हैं। जब आप उनको रख लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, मैसेज पास करके देखते हैं। तो इस तरह जो टेस्टिंग होती है वो क्लाउड सिम पे होती है और आप इसकी सिस्को पैकेट ट्रेसर इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा आपकी आउटलाइन के कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपके डाटा मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, ठीक है, वो आप सुन भी लेंगे क्योंकि उनको हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है तो आपके जहन में आ जाएगा। होता है आपका डाटा ब्रीचेस वाला, डाटा डिज़ास्टर रिकवरी वाला, इसके अलावा और भी थ्रेड वाले जो होते हैं। इन टॉपिक को आपको कैसे करना है, जैसे कि क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं जिनमें डाटा ब्रीचेस आ जाते हैं कि आपका डाटा जो है वो लीक हो गया है। उसके अलावा जो है वो आपके इनसिक्योर एपीआईज होते हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सिस्टम जो होते हैं। उसके अलावा आपके अकाउंट हाईजैकिंग होते हैं और ये कोई अंदर का बंदा ही काम कर रहा होता है, आप उस पर ट्रस्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो आपके अकाउंट को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है, हाईजैक कर रहा होता है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेड्स हैं, ये भी आपके अंदर के बंदे ही होते हैं जिन पर हम ट्रस्ट कर लेते हैं लेकिन हमारे डाटे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं कि ये कंपनी आगे ना बढ़ सके किसी बदले की वजह से। उसके अलावा हमारे पास डाटा जो है लॉस हो जाता है, ये किसी क्रैशेस की वजह से, आपके सिस्टम फेलियर की वजह से, तो ये क्लाउड सिक्योरिटी के थ्रेड्स आते हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी आती है। तो डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब होता है कि अगर किसी भी जैसे अक्सर आपने देखा होगा ज़लज़ले आते हैं तो आपके सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, आपके सिस्टम वायर्स टूट जाती हैं, कुछ जो है वो हट जाते हैं। तो इस तरह सैलाब आते हैं तब भी आपके सिस्टम तबाह हो जाते हैं। जो डिफरेंट डिज़ास्टर्स आते हैं उनकी वजह से उनकी रिकवरी के लिए आपको बैकअप एंड रिकवरी, आपको हर सिस्टम का बैकअप रखना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन, अगर आपने क्या करना है कि अगर आप एक जगह से उसको मल्टीपल जगह पे सेव कर दें कि अगर एक जगह से आपके क्रैश हो गया, एक जगह से आपका डाटा नहीं मिल रहा तो आपने उसको मल्टीपल लोकेशन पे रखा होता है। उसके बाद ट्रस्ट एंड प्राइवेसी आ जाती है क्लाउड के अंदर। तो आपने कैसे लगानी है, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर जो इंक्रिप्शन है उसको एनेबल करना है। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो किसी ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर मतलब जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। फिर वो क्या होता है कि जब उसको डिक्रिप्ट करना होता है, सिर्फ ट्रस्टेड पीपल को ही आपने भेजना है तो वो डाटा उसके बाद डिक्रिप्ट होकर जाएगा, ठीक है। ये आपकी ट्रस्ट एंड प्राइवेसी होती है।
इंक्रिप्शन का आपने खासकर ख्याल रखना है। उसके बाद बैकअप का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि आपके पास उनका कॉन्सेप्ट होगा, लॉन्ग है शॉर्ट है, आप उनको ईजिली कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट कोई टॉपिक आना, जैसे मल्टीमीडिया की बात कर लेते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि इनको सिर्फ कंप्यूटिंग से हट के हम लोग इनको मोबाइल पे ले आएंगे, ठीक है। मोबाइल का यूज़ करते हुए, मोबाइल सिस्टम का यूज़ करते हुए जब हम लोग अपने क्लाउड सिस्टम का यूज़ करते हैं तो आपकी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। सब कुछ आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव भी आपको मोबाइल पे अवेलेबल होता है, ड्रॉप बॉक्स भी आपको मोबाइल पे अवेलेबल होता है। हर चीज़ आपको जो मोबाइल पे अवेलेबल होती है वो आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग आती है। इसको कैसे मैनेज करना है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। हर चीज़ का अपने डाटा स्टोर कैसे कराना है, कैसे उसको मैनेज करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है मल्टीमीडिया की। अगर बात करते हैं तो मल्टीमीडिया में आपके डिफरेंट फॉर्मेट का डाटा आता है। जैसे आपका सोशल मीडिया भी इसमें इंक्लूड होता है। इसमें आप इमेजेस, आपकी जो वीडियोस होती हैं, जो ऑडियोज़ होती हैं, पीडीएफ होते हैं, ठीक है, इनको आपने कैसे क्लाउड पे रखना है वो आपके मल्टीमीडिया में आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम एक और बात करेंगे विच इज़ द इंटर क्लाउड मैनेजमेंट, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंटर क्लाउड मैनेजमेंट। इसमें ये होता है कि आपने क्लाउड को इंटरनली कैसे मैनेज करना है। जैसे पहले आपके पास उसका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। ये तो ज़रूरी नहीं होता, आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है। इंटरनेट के ऊपर आप लॉगिन करते हैं अपने ब्राउज़र पर। देन उसके बाद आपने कहाँ पर कैसे डाटा की तरतीब देनी है, आप उसके अंदर फोल्डर्स एंड फाइल्स भी बनाते हैं। यू नो बट मैं गूगल ड्राइव की ही हर बार एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद जिसको ज़रूरत होती है, अब जिस बंदे को आपने कैसे डाटा शो कराना, जैसे आपने उसको सिर्फ देखने के काबिल बनाना है, उसमें कमेंट करने के काबिल बनाना है या कैसे, तो उसकी एक्सेस कर सकता है या नहीं, तो आपने उसकी एक्सेस देनी होती है। देन उसके बाद फिर आपने डाटा को सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना होता है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। देन सिक्योरिटी के बाद आपने देखना होता है कि आप जो यूज़र है वो इजीली आपके डाटा को डाउनलोड भी कर सके, और अगर चाहे तो इसी ड्राइव में आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, अपने जीमेल के थ्रू एक्सेस दे सकते हैं कि वो अपने डाटा को अपलोड भी कर सके। एंड आई होप सो कि ये पूरा जो सिस्टम जो मैंने अभी एज ए रिवीजन आपको एक्सप्लेन किया है तो आपकी अच्छी रिवीजन हुई होगी। इसके अलावा इसका जो पूरा कोर्स है विद द गेस्ट पेपर वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड होप सो कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अब ये जो था ये उन स्टूडेंट के लिए भी था जो रिवीजन करना चाहते थे अपने कोर्स की, और उन स्टूडेंट के लिए भी जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी है कि वो जस्ट इनके कॉन्सेप्ट ले जाएं, जो भी आपको पेपर में याद आएगा आप लिख लेना। पेपर्स के टिप्स में एक टिप ये भी याद रखनी है, कभी भी आपने अपने पेपर को खाली छोड़कर नहीं आना। कुछ भी लिखा है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट याद है, विजुअलाइजेशन में आप उसकी डायग्राम, विजुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर आता है, कंपोनेंट आता है, जहाँ पर जो भी चीज़ आती है हर एक के अंदर, अगर विजुअल सीपीयू आते हैं, वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते हैं, आपके हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूछते हैं, सबके लिए एक ही कॉमन एक डायग्राम थी अगर आपने गौर किया हो। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हर जगह एक ही बात रिपीट हुई है कि क्लाउड पे, ठीक है। आप अगर कॉस्ट मैट्रिसेस की बात करते हैं तो ऐसे उन्होंने पैरामीटर या इंडिकेटर कहे हुए हैं जो आप लोग हैं उनके कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि अगर आप इस मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, कितना यूज़ करना चाहते हैं, कितने टाइम तक आपको इस मॉडल की यूज़ कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज, कितने % आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो आपको बताया हुआ है। इसके अलावा क्लाउड की सिक्योरिटी थ्रेड, डिज़ास्टर रिकवरी, सारे वो टॉपिक है जो हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थोड़ी और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह।